नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल बटन प्रेस करिए। आज हम बात करने जा रहे हैं हॉरोस्कोप की। और जिस कुंडली की हम बात करने जा रहे हैं, इसको मैंने देखते ही कह दिया था कि इनकी शादी जो है टूट जाएगी। शादी बहुत दिन चलेगी ही नहीं, बहुत जल्दी टूटेगी और दूसरी शादी अच्छी चलेगी। और ठीक ऐसे ही हुआ। तो आइए हम देखते हैं इस हॉरोस्कोप को और क्यों मैंने क्या सोच के ये बोला था। कृष्णमूर्ति पद्धति में आप कुछ भी बोलने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, क्योंकि हर चीज़ के रूल स्पेसिफाइड है। तो अगर आप किसी भी कृष्णमूर्ति पद्धति के ज्योतिषी से कुंडली दिखवाते हैं तो वो आपको लगभग लगभग 90% केपी एस्ट्रोलॉजर्स आर गोइंग टू टेल यू द सेम थिंग, बिकॉज द रूल्स आर फिक्स्ड। देखने वाले की बुद्धि में कम ज़्यादा हो सकता है, अंतर हो सकता है। बहुत बार ज्योतिषी कुंडली देखते टाइम भूल जाते हैं, रूल अप्लाई करना ही भूल जाते हैं। सभी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। सभी लोग इंसान हैं, सभी लोग ईश्वर की संतान है, लेकिन ईश्वर कोई नहीं है। तो आइए इस कुंडली के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि इस कुंडली में ऐसा क्या था जिसको देखते ही मैंने कह दिया था कि ये शादी इनकी पहली चलेगी नहीं और बहुत जल्दी टूट जाएगी और दूसरी शादी होगी वो अच्छी रहेगी। ये है वो कुंडली, मैरिज डाइवोर्स एंड रीमैरिज। ये कुंडली जब मेरे सामने आई थी तो जिन्होंने मेरे ये मान के चलिए कि कोई परिचित ही थे जिन्होंने ये कुंडली मुझे दिखाई थी। और ये देखते ही मैंने कह दिया था कि ये पहली शादी नहीं चलेगी, क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति में शादी को लेके जो नियम है, शादी टूटने को लेके। आइए चलिए पहले ये देखते हैं कि शादी होने का नियम इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं। सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड विवाह के लिए नियम है कि सप्तम भाव का जो उपनक्षत्र स्वामी है, अगर वो 2 7 11 में से किसी भी एक भाव का कार्येश बनता है तो विवाह निश्चित रूप से होगा। सप्तम भाव का जो नक्षत्र स्वामी है वो बुध है। बुध को हम देखें तो अपनी राशि में बैठा है, मंगल के साथ बैठा है। लेकिन वो ना तो दूसरे भाव को रूल कर रहा है, ना सातवें ना 11वें। मंगल जो है अपितु सप्तम भाव का स्वामी है। तो इस कारण से फिफ्थ लेवल सिग्निफिकेशन बुध के पास है, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन, जिसके थ्रू की जो बुध है उसके पास सप्तम भाव का कार्येश होने की क्षमता है। बुध को हम देखें तो वो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, राहु गुरु के साथ कंजॉइंड है। और राहु और गुरु मीन राशि में बैठे हैं, जो कि एक द्विस्वभाव राशि है। बुध और मंगल जो है वो भी जमिनी में है, मिथुन राशि में, जो कि एक द्विस्वभाव राशि है। तो जब भी ऐसा होता है कि शादी होने की संभावना भी है कुंडली में और टूटने की संभावना भी है, तो शादी होती जरूर है लेकिन चलती नहीं है। उसके साथ ही अगर क्रूर ग्रहों का साथ हो जाता है उसमें किसी भी रूप में, तो वो शादी एब्रप्टली टूट जाती है, पुलिस केस होता है, जैसा कि इसमें भी हुआ। और उसके बाद आपसी वो होता है, म्यूचुअल इकरारनामा करारनामा जो भी बोल लीजिए, फिर पैसे का लेन देन, जो कि आमतौर पे महिलाएं कानून का दुरुपयोग करने में एक्सपर्ट हैं। तो इसमें भी ऐसा हुआ था, लेकिन महिला कुछ कर नहीं पाई। तो जो उनके शादी का सामान जो लाई थी साथ में, वो उनको बकायदा पुलिस के सामने और गिनती करके वापस दे दिया गया था और वो लेके चली भी गई थी। और बाद में दूसरी शादी भी हो गई थी। लेकिन हम बात कर रहे थे शादी के नियम की, तो यहाँ पे शादी का नियम पूरा होता है, क्योंकि बुध जो है मंगल के साथ युति में है। और बुध राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अगर हम राहु का यहाँ पे देखें तो राहु का जो नक्षत्र स्वामी है वो शनि है। शनि को अगर हम दृष्टियां गिनते हैं तो 7 8 9 10, शनि की दृष्टि 11वें भाव पे जा रही है। बुध सप्तम भाव का सिग्निफिकेटर है, शनि 11th हाउस का सिग्निफिकेटर है। शादी तो होनी ही थी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राहु मंगल शनि तीनों के तीनों खराब ग्रह और द्विस्वभाव राशियों का भी संयोग हो रहा है, जो कि शादी को चलने नहीं देगा। यही देख के मैंने बोल दिया था कि ये शादी ज्यादा दिन चलनी ही नहीं है। और ये जो विवाह हुआ था, 7 दिसंबर 2021 को विवाह हुआ। उसके बाद इनका जो तलाक हुआ वो मई जून जुलाई 2023 में हुआ था। हम देखते हैं कि विवाह जब हुआ था 7 दिसंबर 2021, तब क्या दशा थी। शुक्र की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में विवाह हुआ, क्योंकि शुक्र जो है इस कुंडली में बैठा हुआ है। अगर हम देखें इस चार्ट को तो छठे घर में शुक्र खुद ही विवाह को तोड़ने में सक्षम है, लेकिन शुक्र अपने ही नक्षत्र और बुध के उपनक्षत्र में है। मरक्यूरी क्योंकि मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो शुक्र ने विवाह तो करा दिया, लेकिन उसी शुक्र ने विवाह को खराब भी कर दिया। अगर हम इस हॉरोस्कोप में देखें, तुला लग्न है, तो शुक्र के पास जो रूलरशिप आती है वो आती है पहला घर। और इस टॉरस आ रही है अष्टम भाव पर, 1 और 8 भाव का स्वामी होकर वीनस अपने ही नक्षत्र में छठे घर में बैठा है। तो शादी तो वैसे भी नहीं चलनी थी और रूल्स भी पूरे के पूरे अप्लाई हो रहे हैं।
तलाक के लिए नियम ये है कि 1, 3, 6, 10 और 8 और 12 भी मिल जाए तो जैसे कोर्ट में खाज होता है वैसा होता है। और तलाक का केस फाइल होता है, तलाक का केस चलता है और तलाक हो जाता है। तो इस कंडीशन में, क्योंकि शुक्र छठे घर में बैठा ही हुआ है, छठा घर लीगल हाउसेस का घर होता है, तो उसने ये केस फाइल करवाया, केस फाइल हुआ। महिला ने केस फाइल करा, पैसे मांगे, धमकी दी, सब किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और किस्मत रही इस आदमी की कि झूठे केस में फंसे नहीं। पुलिस को भी बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला पैसे खाने का, जो कि आमतौर पे देखने में आता है, इसमें कोई बुराई नहीं है बोलने में, कॉमन सी प्रैक्टिस है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मई जून जुलाई में 2023 में इनका तलाक हुआ। उसके बाद फिर इनकी दोबारा शादी होनी थी, तो दोबारा शादी के लिए आमतौर पे आजकल जो लोग देखते हैं वो देखते हैं नवम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, लेकिन कृष्णा मूर्ति जी सेकंड कस्पल सबलॉट ही देखते थे, और मैं भी सेकंड कस्पल सबलॉट ही देखता हूँ, जो कि है राहु। तो अगर द्वितीय भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 7, 11 में से किसी भाव का सिग्निफिकेटर बनता है तो कुंडली में रीमैरिज का योग होता है। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि पहली शादी हो गई हो और टूट गई है, जरूरी नहीं है कि हर शादी तलाक से ही टूटती है। बहुत बार जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है, बीमारी हो जाती है, शारीरिक अपंगता आ जाती है, जिसके के कारण तलाक कोर्ट के द्वारा ग्रांट कर दिया जाता है। तो सेकंड का स्पेल सब लॉर्ड है राहु। राहु अपने आप में अच्छा ग्रह नहीं है, लेकिन वो शनि के नक्षत्र में है, और राहु का उपनक्षत्र स्वामी स्वयं राहु ही है। शनि को यहाँ हमने देखा कि शनि की दृष्टि 11th हाउस पे जा रही है, सो सैटर्न बिकम्स सिग्निफिकेटर ऑफ द 11th हाउस। और जो लेवल फिफ्थ का सिग्निफिकेशन है उसी के कारण इनकी दूसरी शादी हुई, और इनकी दूसरी शादी का दिन था 27 नवंबर 2024। तो हम यहाँ पे देखें कि 27 नवंबर 2024 में क्या दशा चल रही थी। शुक्र की महादशा है, वो तो 2040 तक रहेगा। जब तक वीनस रहेगा, चाहे जिससे भी इनका विवाह थोड़ी बहुत अनबन तो चलती रहेगी। शुभ ग्रह आएंगे तो वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। खराब ग्रह आएंगे तो वैवाहिक जीवन में बाधा आएगी। 27 नवंबर 2024 को इनकी कुंडली में शुक्र में चंद्रमा, और नवंबर 2024 तो यहाँ पे गुरु, तो वीनस मून जुपिटर में इनकी रीमैरिज हुई। तो मित्रों, ये था एक हॉरोस्कोप जिसमें कि शादी हुई, तलाक हुआ और दोबारा शादी हुई। जो कृष्णमूर्ति पद्धति के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप सारे कस्पल सबलॉट चाहे तो देख सकते हैं इस वीडियो को स्टिल करके। बहुत डिटेल वैसे इसमें शुरू में थे ही दिए हुए थे, आप अपने सॉफ्टवेयर में डाल के देख सकते हैं। कृष्णमूर्ति पद्धति सीखना चाहते हैं तो ज़रूर, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, और मेरे अभी भी बैचेस चल रहे हैं, अभी इंडिविजुअल बैचेस चल रहे हैं। कभी कभी 4, 5 स्टूडेंट्स के बैच भी चलते रहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं इंडिविजुअल सीखने के लिए भी या ग्रुप में सीखने के लिए भी। कंसल्टेशन के लिए भी आप दिए हुए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और हम अब चलते हैं। और मैं सही में आशा करता हूँ कि जो लोग मैरिज, डाइवोर्स, रीमैरिज के बारे में लाइव एग्जांपल चाहते हैं इस हॉरोस्कोप से, उनको डेफिनेटली सीखने को भी मिला होगा। और कैसे हम प्रिडिक्शन करते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में, कितना एक्यूरेट प्रिडिक्शन क्यों होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही लॉजिकल मैथमेटिकल पद्धति है, जिसमें कि आप किसी को जनरल जो ज्योतिष होता है कि उठा के बोल दिया कि भाई गुरु राहु है, चंडाल दोष है, ऐसा है वैसा है, और नहीं तो मंगल के साथ बैठा हुआ है बुध और मंगल का दोष लग रहा है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है, कुछ भी बकवास उठा के बोलने की जो फ्रीडम है वो कृष्णमूर्ति पद्धति में नहीं होती। आप जो कुछ बोलते हैं बहुत आपको सोच समझ के रूल्स को अप्लाई करके बोलना पड़ता है। कृष्णमूर्ति पद्धति इसीलिए बहुत सटीक रूप से भविष्य कथन करने में सक्षम होती है। तो कृष्णा मूर्ति पद्धति अगर आप सीखते हैं मित्रों, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो ये रहेगा कि आप जो बोलेंगे उसके सही होने का चांस बहुत रहेगा। दूसरा, किसी को झूठ नहीं बोल के, फालतू के पत्थर पूजा नहीं चिपका के, आपके अंदर एक सत्य का संतोष भी आएगा। तो अगर आप इस पद्धति को सीखना चाहते हैं तो जरूर मुझसे संपर्क कीजिएगा।